अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है और इसके साथ साथ आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। आपके सवालात हमें मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। अर्ज़ ये है कि प्रोग्राम में जितनी भी गुफ्तगू होती है इसका मकसद आप तक आगही पहुंचाना और इस्लाह करना है। बहुत सारे मामलात के ऊपर बात हुई है, गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ बात होती रही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से। वो कि बात बड़ी तल्ख है, बड़ी सख्त है, यकीनन बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी, लेकिन हकीकत यही है कि हमें अब सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपने मामलात के हवाले से। और इसके साथ साथ जो कुछ मामलात हैं इस वक्त मुल्क के सियासी आप समझ लें कि फ्रंट पे उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग पैगामात के ज़रिए इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स में इनके ऊपर ज़रूर कहीं ना कहीं गुफ्तगू की जानी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन तमाम मामलात के ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में ही सही लेकिन बात ज़रूर करें। और इस वक्त जो मसला दरपेश है वो जो बारिश के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। लोड शेडिंग का इस वक्त शहर कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। दिन में 12-14 घंटे और कहीं कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन चुकी है। इस हवाले से लोगों ने निशानदेही की है कि इन मामलात के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सरमा की आमद से कबल ही अब गैस की लोड शेडिंग का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तो ये अब सूरत हाल है कि अब ना आपके पास गैस है, पहले भी नहीं थी, ना पानी है, ना बिजली है, बाहर चलने के लिए अब आपके पास सड़क भी नहीं है। तो अब ये तमाम ऐसे मामलात हैं जो लोग चाहते हैं कि इस पे ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल कोशिश करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात करें। ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से जो मामलात हैं जिसमें हम अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, लोग चाहते हैं कि इस मामले पर भी प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान गुलबर्दक साहब, पाक सरज़मीन पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान इमरान अली ज़ुबैरी साहब तशरीफ़ फरमाए, तज्ज़ियाकार हैं, तालीम के शोबे पर और दीगर मामलात पर उनसे गुफ्तगू होती है। एक दफ़ा फिर आज उन्हें मदू का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुलबर्दक साहब, सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करना ज़रूरी है। आप सियासी फार्म रखते हैं और एक सियासी जमात की जानिब से अब एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च हैं, ये धरने हैं और इस तरह की जो सियासत है, इसका नतीजा आखिर क्या निकलना है? क्योंकि इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा और बुनियाद जिस चीज़ को बनाया गया वो ये कि जो महंगाई है बढ़ती हुई, इसको ख़त्म किया जाएगा और न जाने ऐसी कितनी बातें और की गई, लेकिन नतीजा आवाम के सामने है। तो अर्ज़ ये कीजिएगा कि ये जो अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है एक सियासी जमात की जानिब से, क्या रंग लेकर आएगी? और अगर नतीजतन इससे हुकूमत का तख्ता उलट भी जाता है तो क्या आपको लगता है कि मामलात संभल सकते हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपने बड़ा अच्छा तफसील से क्वेश्चन किया और ख़ास कर पाकिस्तान के अवाम और कराची के अवाम को मदऊ करके और एक हक़ाइक़ पर मबनी बात आपकी शो में हो रहा है। तो इस चीज़ पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको और आपके चैनल की और आपकी टीम को, कि आप मिडिल क्लास और गरीब लोगों की आवाज़ को उछाल रहे हो, दुनिया तक पहुँचा रहे हो। देखिए,
हमारे पाक सरजमीन पार्टी का मंशूर यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमको हुकूक मिले। ठीक है। जैसे आपने जिक्र किया रोड का, और अभी जो नया इशू सिलसिला शुरू हो गया है शहरी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का और बिजली का, तो आपको पता ही है, इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करते। कहने के मकसद ये है कि ये हमें दिया किसने, ये बिल्कुल ठीक है। ये महंगाई XYZ वगैरह ये हमें दिया किसने जी, ये हमें उन लोगों ने दिया है जिस लोगों को हमने मुंतखब किया है, बिल्कुल ठीक है। जिस लोगों को हमने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट में भेज दिए है। ये तोहफे तो उन्हों की तरफ से, ये सवाल तो हमको करना चाहिए उनसे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है। जंगल का कानून का तो आईन यही है, उनका मंशूर यही है कि ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ताकतवर की बात को मानते हैं और यहाँ पर जागीरदार की बात को मानते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की बात की तो सुनवाई हो ही नहीं हो सकती। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मैं रियासत के चलाने वाले, पाकिस्तान की चलाने वालों को आवाज़ दे रहा हूँ कि आप अपने इस पॉलिसी पर थोड़ा नज़रसानी कर दे। आप मिडिल क्लास गरीब लोगों को उस लोगों के उनकी हुकूक दिलवा कर दे इन लोगों से, जिन लोगों के पास ये हुकूक पड़ा हुआ है उनको तनबिया दे के ये हुकूक दे उनको, ताकि हम लोग अपनी मदद आपके तहत हम इस मुल्क का, हम इस मोहल्ले का, हम अपना स्ट्रक्चर का, हम अपना एजुकेशन का, हर चीज़ का हम लोग खुद ख्याल रख सकें। ठीक है। तो जो लोग गया हुआ है, अगर अभी आपने मार्च की बात की, भाई मार्च तो पौने 4 साल तो इनके गवर्नमेंट था, तो वही आ जाएंगे। मैं आपको एक गैर सियासी मिसाल दे दूंगा। अगर हम लोग किसी होटल पे जाते हैं, उनका खाना ठीक नहीं होता है या उनका चाय वगैरह काफ़ी ठीक नहीं होता है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अगले साथ वाले का जो होटल है वो सही दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इस हुकूमतों ने, इसी चेहरों ने, इसी मुअज़्ज़ज़ चेहरों ने, इसी महज़ब चेहरों ने हमें जो 75 सालों में जो कुछ दिया है, हर इलेक्शन पे, हर 5 साल के इलेक्शन पर, यानी बहुत से अक्सर इलेक्शन ऐसे हुए जो 5 साल से पहले हुआ है इलेक्शन, हर 5 साल के इलेक्शन में हमें यही ख्वाब दिखा रहे और हम यही सोच रहे कि बेहतर होगा। लेकिन हर इलेक्शन से, पाकिस्तान के 1947 से बनने के बाद और आज तक 2022 तक, हर इलेक्शन से बद से बदतर होता गया हुआ है, ठीक नहीं हुआ गया। बिल्कुल ठीक है। यही जो सिस्टम है, इसका हल यही है कि हम लोग अपना इख्तियार को अपने पास रखें, अपने काम पर बरकरार लाए। हमारे इख्तियार हमें दिया जाए। अभी कचरा उठाने का भी इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास है और गली साफ करने का भी इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास है, रोड बनाने के हमसे सब इख्तियार छीन करके ले गए। लेकिन गुलजार साहब, ये क्यों होता है कि जब ये हुकूमतों से बाहर होते हैं, आज आपकी भी जमात भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो ये बात कर रही है, माजी में भी जो जमात अभी जिसका भी आपने तस्करा किया है, जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है, माजी में भी इस तरह के बुलंद बांग दावे किया करते थे कि एक दफ़ा जब हुकूमत में आ जाएंगे तो ये इख्तियारात लेके निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे। फिर नतीजा ये निकला कि जी सदर हो गया, वज़ीर आज़म हो गया, वफाकी वज़रा हो गए, एक बड़ी तादाद में MNA MPAs यहाँ से मुंतखब हो गए। लेकिन नतीजा ये निकला कि जब उनसे सवाल किया गया, जब डिलीवर करने का वक्त आया, तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, बहुत खूबसूरत, क्या कर सकते। मैं समझ गया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया, बहुत खूबसूरत सवाल किया। देखिए, मैंने कई बार ये कहा है कि भाई हमारी 21 सीटों से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता कराची का। और आप GT रोड का 96 नशिस्तें, आप एक GT रोड जीतो तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए मुंतखब हो सकते हो। नंबर 1, हमारी 21 सीटों से वज़ीर आज़म को क्या परवाह, न वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है न उनसे गिर सकता है। नंबर 1, ये तो कराची की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे लोग तो बड़ा, मतलब अगर बड़े सतह पर, नेशनल सतह पे डेमोक्रेसी के लिए जंग जारी है तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जारी है, वज़ीर आज़मशिप के लिए जारी है। हमारा तो मसाइल यही है। अगर मेरा कोई बंदा MNA बने हैं, MPA बने, हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई और मरकज़ी सदर अनीस कायम खानी भाई ने हमें कई बार बताया कि हम कुछ सिस्टम चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन ये कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे जो एक महीने 1 सीटें 2 सीटें या 3 सीटें या 10 सीटें, तब तक आपके साथ रहेंगे जब हमारे आप ये मसाइल ख़त्म कर दोगे। बिल्कुल ठीक, ये मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इस टाइम में ये कर सकता हूँ। मेरे पास ना पैसे है, मेरे पास तो झंडा लगाने के भी पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं तो अपनी मदद आप के तहत पार्टी चला रहे, बस अल्लाह ताला चला रहे। हमारे पास तो ऐसे पैसे नहीं जैसे लोगों के पास है और पार्टियों के पास है। लेकिन अगर हमें एमएनए या एमपीए मिल गए, मैं आपको इस एक 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 एक, एक, एक वादा दे रहा हूं आपको कि हम हुकूमत को, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हम तो उसको चेंज तो नहीं कर सकता 1 सीट से या 2 सीट से, लेकिन उनको ये बोल सकता है कि भाई मेरे इख्तियार दो, और वही इख्तियार मैंने जैसे माजी में किया है, जैसे अभी मेरे विजन है, जो मेरा सोच है, उसी तरह मैं इख्तियार अपने आवाम पर और मिडिल क्लास लोगों पर, कराची के आवाम पर लगा दूंगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कि कम अज़ कम हुकूमत में रहते हुए, जैसा भी इन्होंने कहा, गुलबर्दक साहब ने अच्छी चीज़ की निशानदेही की है कि हुकूमत के साथ रहते हुए भी अगर इत्तेहाद बरकरार रखना है तो उसके लिए ये शराइत ज़रूरी होनी चाहिए। गो कि यहाँ पर माजी में ऐसा होता रहा है, बल्कि ये अभी माजी करीब की ही बात है कि जो हुकूमती इत्तेहाद बने हैं, जो कराची के मुंतखब लोग थे, वो ये बार बार इस चीज़ का तस्करा करते हुए नज़र आते थे कि हमने इनसे इसी बुनियाद पर इल्हाक़ या इत्तेहाद किया है कि ये कराची के जो मसाइल हैं इनको हल करने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है, और बार बार लोग ये पूछते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, जो धोखा हुआ है ख़ास तौर पे, कि ये वज़ीर आज़म मुंतखब, जैसे भी भाई ने हमारे कहा कि मुख्तसर सीट्स के साथ जो है वो मुंतखब नहीं हो सकते या हुकूमत की तश्कील नहीं दी जा सकती कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन पहला मौका था कि जो वज़ीर आज़म मुंतखब होकर गए, उनका जो हल्का था वो कराची ही था, कराची के एक हल्के से इंतखाब लड़ के उन्होंने जीता, और फिर बाद में ज़ाहिर वो नशस्त उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो नतीजतन यही होना था कि वो यहाँ की सीट छोड़कर जो है अपने आबाई इलाके की सीट उन्होंने रखी, और उसके बाद फिर वही हुआ कि उन्होंने मुड़कर कभी कराची की तरफ नहीं देखा। तो कराची के लोग जो थोड़े बहुत हैं, जो शऊर रखते हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि वो सारे वादे उनका क्या हुआ, और आगे भी अगर लॉन्ग मार्च इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्यों ऐसे तमाम जो सियासी मूवमेंट हैं, ये जो एहतजाज हैं या धरने आगे होने जा रहे हैं, इसका हिस्सा क्यों कर बन सकते हैं। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, उसकी एक बड़ी तफसील है। बहरहाल इमरान अली ज़ुबैरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मामला का आप जायज़ा ले रहे हैं, और तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारे ख़दशात हैं, जिसके आप और हम हमेशा बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, वो आज भी मौजूद हैं। अभी सूरत हाल ये है कि शहर कराची जैसा शहर, इसमें से मैं निकाल देता हूँ, अब बड़ा मायूब लगता है कि कराची के साथ शहर इस्तेमाल करना, तो क्योंकि देहात का एक मंजर पेश कर रहा है। तो कराची के साथ अब सूरत हाल ये है कि पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, 8 घंटे 10 घंटे की लोड शेडिंग थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो ये जब सूरत हाल जो कभी शहर तस्वुर किया जाता था वहाँ पे होगी, तो फिर तालीम की बात क्या की जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीने के लिए पानी नहीं है। आप किसी भी सड़क के ऊपर चले जाएं, इस वक्त पैदल चलने की जगह अब ख़त्म हो गई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे गुलिस्तानी जौहर का कोई एरिया उठा के देख लें, हर तरफ एक मेस आपको एक नज़र आता है। तो ये सूरत हाल जब होगी तो फिर तालीम और इस तरह के जो मामलात हैं कैसे ज़ेर बहस आएंगे, कैसे उसको ठीक करने की बात करेंगे, ये फरमाइएगा। देखिए यासिर, अभी ब्रादर ने बात की थी कि कराची से लोग इलेक्शन जीतते हैं, इलाक़ होता है गवर्नमेंट के साथ। जी। अच्छा, मेन इश्यूज रखे जाते हैं कराची के मसाइल। जी जी। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कराची के मसाइल नहीं रखे जाते, बेसिकली मिनिस्ट्रियाँ रखी जाती हैं। जी। मिनिस्ट्री ने लेते हैं, बहुत खूब, बहुत उसके बाद भूल जाते हैं कराची क्या मसाइल है। अब माजी को देखें, हर गवर्नमेंट में इन्होंने बैठ के कराची के जो भी कैंडिडेट्स जीते हैं यहाँ से, उन्हें मिल के गवर्नमेंट बनाई है, मिनिस्ट्री नहीं है, और कराची भूल गए। और ऐसे भी मैंने देखे हैं इलेक्शन से बेचारे कचरा भी उठा रहे हैं कराची में, इतने भी नादान बेचारे, इतने हमारी शरीफ, इतनी शरीफ सियासतदान, कोई रक्षा चला रहा है, कोई कचरा चुन रहा है, इलेक्शन के बाद वो एक दफ़ा नजर नहीं आते। ठीक है, इसमें गलती सियासतदानों की नहीं है यासिर, मैं सही बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें गलती अवाम की है। अवाम को इतना बाशऊर होना चाहिए कि वो जिसके झंडे उठा रहे हैं, जिसके लिए नारे लगा रहे हैं,
انہوں نے ماضی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا, بالکل ٹھیک ہے. کب شعور آئے گا؟ 75 ایئرس انف ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. قومیں سے بن کے ان کی نسلیں بڑھ جاتی ہیں. آپ بنگلہ دیش کو لے لیں, آپ چائنا کو لے لیں, آپ سنگاپور کو لے لیں, آپ دنیا کو دیکھیں, دنیا دبئی کو لے لیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس میں فقدان صرف عوام کا ہے. عوام کو فقدان اس لیے ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے. ہم شعور ہیں, باشعور قوم صرف ملی نغموں میں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا ملک ہے. میں اٹھاؤں گا کچرا اپنے گھر سے, 200 روپے میں نہیں دوں گا, لیکن لے جا کے مین روڈ پہ کچرا پھینک دوں گا. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, یہاں پہ گیس کا مسئلہ, یہاں پہ ایجوکیشن کا مسئلہ, یہاں پہ ہیلتھ کا مسئلہ, یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ, یہاں پہ اسنیچنگ کا مسئلہ, بہت مسائل ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو اون کرتے ہیں کراچی کو, ان کو چاہیے پہلے لا کو درست کریں. نہیں, یہ الحمدللہ سب سے اچھی بات ہے, میں اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اون نہیں کرتا, نہ رہنے والا کرتا, اور جو باہر سے آ کر جو یہاں پر موجود بھی ہے, جو کمرانی بھی کر رہا ہے, وہ بھی اون نہیں کرتا. تو یہ تو الحمدللہ ہمیں اس کا بڑا وہ ہے کہ اون تو کوئی بھی نہیں کرتا. جی ہونا ہی چاہیے. دیکھیے میں نے پہلے بھی اپنے آپ کے پروگرام سے کافی دفعہ کہا ہے, سب سے پہلے اگر واقعی میں دیکھیں کراچی نہیں صحیح ہوگا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کی میگا سٹی ہے کراچی, وہ اس ماں کی کہانی ہے جسے اپنے تمام اولاد کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کراچی وہ شہر ہے. کراچی ترقی نہیں کرے گا, آپ کتنی ترقی کرنے پاکستان کے اندر, گارنٹیڈ پاکستان ترقی نہیں کر سکتے. اگر بزنس سٹی, اگر میگا سٹی کراچی ہے, یہاں سے آپ کے فنڈ جنریٹر ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا, پلاننگ کرنا پڑے گی کہ ہمیں ایجوکیشن کس طرح درست کرنی ہے. میں پھر 12 دفعہ کہتا ہوں, آپ کا آرمی چیف ہے, آپ کا صدر ہے, آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کا چیف جسٹس ہے, کوئی بھی عہدے دار بیوروکریٹس, وہ سب ایجوکیشن سے ہی اوپر آتے ہیں. بغیر پڑھا لکھا کوئی اوپر نہیں آ سکتا. جب تک آپ کی ایجوکیشن درست نہیں ہوگی, آپ کا سسٹم صحیح ہو ہی نہیں سکتا. میں گورنمنٹ جاب یہ سوچ کے آتا ہوں کہ یار مجھے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, مجھے تو مال بنانا ہے, تو میں مال بناؤں گا, کبھی کام نہیں کروں گا میں. بالکل ایسا ہی. پہلے ان کو ایجوکیشن درست کرنی چاہیے. دوسری کہ ان کے آڈٹ کا سسٹم لانا چاہیے ہر ادارے میں. بہت خوب. آڈٹ جب تک نہیں ہوگا, یا صرف کوئی سسٹم صحیح نہیں, کوئی بھی ہو ادارہ, اس میں 2 آڈٹ رکھے جائیں, ایک انٹرنل آڈٹ, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے, میں گارنٹیڈ بات کروں, کوئی بھی ایکوریٹ نہیں بتا سکتا کہ ان کے الیکٹرک کے کتنے پروفٹ ہے, کتنا لاسز ہے. بالکل ٹھیک ہے. آڈٹ ہی نہیں ہوتا, ڈسکلوز ہی نہیں کیا ہوا نا, ڈسکلوز ہی نہیں کیا نا, سیدھی بات ہے. اور آپ دیکھیں, آپ المیہ یہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, تو الحمدللہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے نا, تو 16 گھنٹے تک پہنچا دیا انہوں نے, اور کئی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے, نہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. لوگ, بڑی حیران کن بات ہے دنیا میں, آپ دیکھیں پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی بجلی کنزیوم کرتے ہیں. یہ بجلی آپ جتنی کنزیوم کریں گے, بل اپنے حساب سے بھیجیں گے. اب یہ کس فورم پہ جائیں؟ شہر کراچی کے جو شہر کراچی کو عادت پڑ گئی ہے, پہلے شہر ہوا کرتا تھا, تو کراچی کے جو لوگ ہیں بد نصیب, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا کس سے سوال کیا جائے, کس سے منصفی چاہیں, کس کے پاس جائیں, کون ایسا ہے جو داد رسی کرے گا. عدالتوں کے جو احکامات ہیں اس کو خاطر میں نہیں لاتے. کوئی اور مسئلہ ہو, کوئی کہنے والا کوئی کچھ نہیں ہے. لوگ یہ بھی آج تک نہیں جان سکے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, کون اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں, کس کس کے پاس پیسے جا رہے ہیں. کوئی چیز پبلک نہیں ہوئی بھی. کہنے کو تو وہ ایک جاری کر دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کی جو ہے وہ رپورٹ ہے, یہ اس کی بیلنس شیٹ ہے, کہیں نہ کہیں نکال دیتے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے فیبریکیشن کے اندر. تو خیر بڑے, تو بہرحال یہ معاملات ہیں. جی دیکھیے یہاں سے میں نے اب ایک بات کہی تھی آپ سے کہ عوام بیوقوف ہے. سب کو پتہ ہے, جو بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ, جو جیسے ہمارے جو اب کیا کہا جائے, لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, جو کرتا دھرتا ہوتا ہے نا, جو پولیٹکس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنا حصہ لے کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر ہمارے پولیٹیشین آنیسٹ ہو نا کہ یار ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے. اچھا, ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا, ایک چیز کی اور ابھی ڈسکلوز ہوئی ہے کچھ دن پہلے کہ وہ جو پچھلی حکومت تھی جو آج تبدیلی کے جو وہ کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کر رہے ہیں,
ان کے جو توانائی کے وزیر تھے وہ مل کے ان کی سیٹنگیں کروا رہے تھے اور ان کے لیے وہ کام کر رہے تھے، ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے تھے، اور یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا. اربوں روپے شہر کراچی جو تھا کسی زمانے میں اس کے لوگوں سے نکال کر کھا گئے، اور آج پبلک کے سامنے یہ ڈرامے بازی ہے کہ ہم جو ان کو اس سے جان چھڑائیں گے. یہ شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ ساری صورتحال تھی. اس کے علاوہ اور بہت کہانیاں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں سے بھی آج منتخب ہو رہے ہیں نمائندے ان کے اور ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ شہر میں نہیں رہتے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ کہ صرف بجلی کے بل کی ایک کہانی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا رہا اس کی تو کہانی بڑی طویل ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک میں یہاں پہ لے لیتا ہوں. بریک کے بعد واپس آؤں گا، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے. بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے. سیاسی نوعیت کے معاملات پر بھی گفتگو پروگرام میں ہوئی ہے، اور پروگرام میں عموماً یہی معاملات اور موضوعات ہیں جو زیر بحث آتے ہیں. معزز مہمان کی طرف چلوں گا. گلوردک صاحب بریک سے پہلے بھی شامل گفتگو تھے اور مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کراچی کے یا ملک پاکستان کے چھوٹے بڑے تمام ہی علاقوں کے مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں. فرمائیے حضور، کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، عمران علی زبیری صاحب نے نشاندہی کی ہے چند ایک چیزوں کی. یہ جو کچھ سسٹم یا رائج نظام ہے اس سے نتائج کچھ نہیں نکل سکتے، اور اس میں ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے جو کم از کم کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہو سکتا یا کوئی سیاسی جماعت لاتی ہوئی وہ نظر نہیں آتی. فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یاسر بھائی، اس کا بنیادی بات جو بنیادی ہے ہر چیز میں، دنیا کے اصول میں، اگر آپ حق حقدار کو نہیں دو گے تو وہ سسٹم تباہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے گھر دیکھے ہیں ہمارے اندر، پختون بھائیوں کے اندر اور اردو اسپیکی کے اندر، سرائکی، پنجابی، سندھی، سب بھائی، یہ جو قبائل نظام ہوتا ہے بلوچ بھائیوں کے اندر، ہزاریوال کے، جس گھر میں جس خاندان میں اگر بڑے کا کام چھوٹا کر لے اور چھوٹے کا کام بڑا کر دے تو وہ گھر تباہ ہے. اگر جس محکمے میں اگر پولیس کے محکمے میں ایس ایس پی کا کام صفائی کر لے اور صفائی کا کام ایس ایس پی کر لے تو یہ محکمہ پھر تباہ ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا، انصاف سے مراد نہیں کہ صرف اور صرف عدلیہ، آپ کے ملک میں اگر کوئی عام دکاندار سے لے کر کے، ابھی آپ فار ایگزامپل آپ جاؤ موچی کے پاس، آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس جاؤ تو وہ بھی آپ کو ٹماٹر مہنگا دے دے گا. آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، اگر گورنمنٹ ریٹ فی کلو چاول میں 2 روپیہ بڑھاتا ہے یا 5 روپیہ بڑھاتا ہے تو دکاندار 10 روپیہ بڑھا دیتا ہے اپنی طرف سے ریٹ، 10 مزید اور بڑھا لیتا ہے. تو دکاندار تو کوئی منسٹر تو نہیں ہے نا، وہ تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. جب تک ہمارے اندر چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک انصاف نہ ہوئے ہمارے بیچ میں، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر لے، ہمارے نظام صحیح چلے. ہمارے نظام اس ٹائم تک صحیح نہیں چل سکتا ہے جس حد تک ہمارے اندر انصاف نہ ہو. یہاں پر انصاف نہیں ہے. یہاں پر آپ کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوتی ہے. آپ کی یہاں ابھی بریک پر بات ہو رہا تھا عمران بھائی سے، میں نے کہا جب آتے ہیں ہمارے لیڈرشپ تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کے آتے ہیں، حلف لیتے، اور جب جاتے ہیں تو چور بن کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ چوری اس کے اوپر ثابت بھی ہو جاتے، بالکل صحیح، اور جیل بھی چلا کہنے کا مسئلہ. تو ابھی ٹرسٹ کس کے اوپر کر لے، ہم اعتبار کس کے اوپر کر لے بھائی؟ میں ملا کے اوپر کر لوں، سیاسی کے اوپر کر لوں، میں وکیل کے اوپر کر لوں، میں اپنے بھائی کے اوپر کر لوں، میں کس کے اوپر کر لوں؟ واحد پارٹی پاک سرزمین پارٹی ہے جو میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، جس موقع نہیں ملا. موقع اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے نہیں، اور ابھی تک ہم پروجیکٹ کی حصہ بنے نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ اگر ہم پروجیکٹ کہ ابھی تک موقع نہیں ملا، اگر ہم پروجیکٹ کی حصہ بن گیا تو پھر موقع تو مل جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے حق کو حذف کر رہے، حق کو کھا رہے. ابھی بھی ہم کراچی کے عوام کے حق اور پاک سرزمین پارٹی کے حق
को कहा जा रहा है यहाँ पर, जी। खासकर सूबाई हुकूमत, तो जब आपके हर चीज में, घर में, दोस्तों में, गैदरिंग में इंसाफ नहीं होएगा तो आपकी सिस्टम आगे नहीं चलेगा भाई। हमने हर चीज इंसाफ पे करना है। वो कहता है कि बख्शिश बखरवार, फारसी का एक मिसाल है कि बख्शिश बखरवार इंसाफ बमिसकाल। आप इंसाफ कर लो तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखो जब हक हकदार को यहाँ पर मिल जाएगा तो दुनिया में अभी इमरान भाई बता रहा था ब्रेक में कि अब यूं ही जाओ, सन 1962 में आजाद हुआ, चाइना 50 में हुआ, इसी तरह बहुत से ममालिक है, जापान है, वो हमसे आगे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जब आप जाओ, आप उसके सब चीजों को ऑडिट करके देखो तो वहां पर इंसाफ है। अभी चाइना में जाओ, चाइना में आपका चोर, कातिल, रिश्वतखोर, इस 3 आदमियों को 24 घंटे के अंदर अंदर सजाए मौत है। बिल्कुल ठीक है। न इसका केस है, ना अदालत है, न किसी के पास पेश होना पड़ेगा। सजाए मौत कौन देगा? इलाके के SHO देगा। अगर SHO ने नहीं दिया तो 24 घंटे के अंदर उसी SHO की सजाए मौत है। बिल्कुल ठीक है। उसी SHO। अभी आप जाओ चाइना में, आप एक ट्रक सोना ले जाओ, कोई आपसे चोरी नहीं करेगा। बिल्कुल ये वहां पर ना रिश्वत चलेगा, वहां पर ना मर्डर होएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये मिसालें कायम करनी पड़ती हैं। बड़ी बदकिस्मती हमारी मुल्क में है कि कोई तोशाखाना से सामान ले जाकर बेच दे, माल बेच कर खा जाए, फिर भी जनाब साफ शफाफ घूम रहे और मजे की बात है कि गड़ी उसी दुकानदार के पास गई जिससे खरीदा गया था। कमाल है। मतलब आप सरकारी नौकरी के लिए जाएं, आपके ऊपर कोई केस बनाओ, यहाँ पर बात अहलियत नाअहलियत। तो क्या इस लड़के ने हेल्प नहीं लिया था? बिल्कुल। अब ये सब बहुत बड़ा सवाल है ना, ये तो आपने बहुत गड़ी वाले ने हेल्प नहीं लिया था। बिल्कुल, सबने हल्फ लिया था। तो खत्म बात। बिल्कुल हल्फ लिया था। तो ये बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर आपका एक अजीब मयार है कि आप किसी चोरी के केस में पकड़े जाएं, आप किसी सरकारी नौकरी या ओहदे के लिए जाएं, आप उसके अहल नहीं रह पाते, लेकिन आप मुल्क का खजाना उठाकर बेच के खाएं और रंगे हाथों पकड़े भी जाएं। आप जाकर जी अदालत में दरखास्त दे रहे हैं, जी मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ने की कोशिश चाहता हूँ, आप मुझे जो है वो कर दें। तो ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है, मुझे बताइए तो सही। सर मैं एक बात करता हूँ, इमरान से बात मुकम्मल करें जी। आप एक घड़ी की चोर को सजा दो या ना दो, खुदारा जिसने घड़ियों की दुकान चुराया है उसको तो भी पकड़ लो ना। उसको तो भी पकड़ लो। बहुत जी जनाब, अब बताइए, ये हमारा मेयार है, ये हमारी सोच। देखिए यहाँ से जो बात करते हैं हम तब्दील, तोहफे ताइफ जो मिलते हैं ना, बेसिकली वो मिलते हैं सिर्फ पाकिस्तान को जी। शनाख्त पाकिस्तान की होती है, बिल्कुल इंसान ऐसा की ही। कुछ नहीं होती है। बिल्कुल मैं ये ऐसा ही। देख रहा था, सोच रहा था क्या दुनिया के ममालिक के सबरा हमें तोहफे ताइफ देते हैं। बेसिकली वो इमरान अली ज़ुबैरी अगर बैठे हुए हैं, मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज करें अगर कोई मेरे पास कोई मिनिस्ट्री या कोई ओहदा है तो इमरान अली ज़ुबैरी का कमाल नहीं है, इमरान अली ज़ुबैरी की पहचान नहीं है। काश ये बात वो समझ में आ जाए। बेसिकली जो है ना मेरी पोजीशन की और बात जो है। कम अकल ये समझते हैं कि वो कि हमारी शायद खूबसूरती No। पे हम देखने में बड़ा अच्छा लगता है, या हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट माजी में खेली हो, हमारी शक्ल पे हमें दे रहे हैं। नहीं। उन बेवकूफों का क्या किया जाए? वो आप बताएं। पाकिस्तान को दे रहे होते हैं, वो आपको उनकी नहीं दे रहे खूबसूरती होते पे हैं। नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनकी खूबसूरती पे नहीं दे उनका रहे। स्टाइल है, वो बैठते हैं ऐसे टांग पे टांग रखकर तस्बीहों बार बार ऐसे उछाल रहे होते हैं। इतना अच्छा। शऊर होना चाहिए कि यार ये जो तोहफे ताइफ मुझे इतने महंगे मिल रहे हैं, इससे पहले भी तो मैं दुनिया में घुमा हूँ, क्या किसी सरबराह में जो कुछ दिया? पूछिए आप जाकर। किसी ने नहीं दिया। तो वो जो तोहफे ताइफ जो मिलते हैं कौमी खजाने में जमा होने चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ऑडिट नहीं होगा जब तक इस बिल्कुल मुल्क सही। में ये मुल्क नहीं चल सकता, नामुमकिन है। दूसरी बात क्या है कि अब मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा जो ये हल्फ उठाया जाता है हमारे सदर वज़ीर आज़म या काबिल मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का, या जो भी हमारे जो उसके अंदर ये भी जो भी तोहफे ताइफ मिलेंगे वो आपके नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के होंगे, कौमी खजाने में जमा होने चाहिए। हमारा करप्ट सिस्टम दिन ब दिन हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात क्या है कि सबने आंखें बंद की हुई है। आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं, जरा गौर करें क्या हालत है, फिर से 10 साल पीछे जाएं क्या हालत है। बहुत से मेंबर कौमी असम्बली है, जब मैं इलेक्शन होते हैं वो सब मेंबर्स को देखता हूँ हल्फ उठा रहे हैं, वोट डालने प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं। कई मेंबर ऐसे होंगे जो अगर 5 साल असम्बली अपने पूरे करती एक दफ़ा डाइस पे नहीं आए होंगे। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आखिरी दिन की जो प्रोसीडिंग असम्बली का जो आखिरी दिन होता है, जो कुछ वहाँ पर होता है, अगर आवाम के सामने वो उनको दिखा दिया जाए कि कौन कौन से काम करवा रहे हैं, आप यकीन करें लोग वोट देना छोड़ देंगे। और इतना हैवी बजट ये लोग खाते हैं पार्लियामेंट में जी। सिर्फ डाइस बचाने के लिए। ये अफसोस होता है
क्या फैसले करेंगे ये कराची के लिए बिल्कुल नहीं कर और सकते। पाकिस्तान के लिए। आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर आता है वो नाअहल होता है यार। देखें, मैं ये बिल्कुल कहता ठीक हूँ है। कि आप जब तक फील्ड के परफेक्ट लोग लेके नहीं, ऑनेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये सबसे मुश्किल परफेक्ट और काम है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लोग। जब तक ये नहीं आएंगे। बिल्कुल अब ठीक है। मजे की बात क्या होती है कि एक पार्टी है वो फेमस हो गई, तमाम करप्ट उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं। ऐसा ही है, और ये सिलसिला चला आ रहा है। बिल्कुल पिछले ठीक, अरसे से अभी भी चलता ऐसा ही आ रहा हुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान अली ज़ुबैरी साहब, गुलवर्दक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे। मुख्तसर वक्त में मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की है। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।